हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुहिदा। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नेम एक्सकवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन। इस टॉपिक को एक बॉक्स में दिया गया है जो कि एक टाउन के बारे में जब एक्सकवेट किया गया तो उस टाउन के बारे में क्या क्या जानकारी मिली उसके बारे में बताया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर उन लोगों के लिए जो 11th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक नेम इज एक्सकवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन। टुडे Mesopotamian excavators have much higher standards and accuracy and care in recording than in the old days. आज के जितने भी मेसोपोटामियंस के जो भी एक्सकवेटर्स हैं उनके पास मच मोर हायर स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी एंड केयर है, जो कि क्या है, उनके रिकॉर्डिंग में पहले से ज्यादा एक्यूरेसी है। सो दैट फ्यू डिग हग एरियाज द वे उर वाज एक्सकवेटेड। तो कुछ जगह या फिर कुछ ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा एरिया में खुदाई की गई तो हमें द वे उर वॉज एक्सकवेटेड, तो उर शहर की एक्सकवेट की गई, उर शहर के बारे में हमें पता चला। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि वो उर शहर कैसा था, वहाँ के घरें कैसे थी या फिर वहाँ के स्ट्रीट्स कैसे थी, सारा कुछ हमें पता चला। कैसे पता चला? जब इसी एक्सकवेट को किया गया था, इसी खुदाई को करने के बाद या फिर द वे ऑफ एक्सकवेटिंग उर वाज डिस्कवर्ड, तो इसके जरिए से हमें ये सारा कुछ पता चला। Moreover, few archaeologists have fund to employ large team of excavators. तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट जो थे उन्हें क्या था, फंड मिलता था। तो किस लिए फंड मिलता था? जो भी ये खुदाई करने के लिए या फिर जो भी एक्सकवेट करते थे उसके लिए उन्हें फंड मिलता था। तो आर्कोलॉजिस्ट क्या करते थे, लार्ज टीम ऑफ एक्सकवेटर्स, खुदाई करने की लार्ज बहुत बड़ी टीम को क्या करते थे, वो लोग एम्प्लॉय करते थे। ये एम्प्लॉय करने से या फिर इस फंड की मदद से जो लार्ज टीम इनके पास थी, किनके पास, आर्कोलॉजिस्ट के पास, तो क्या हुआ, थस द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग डेटा हैज चेंज। जो उनका मोड ऑफ ऑब्टेनिंग डेटा था वो क्या हुआ, सारा का सारा चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? इससे पहले क्या करते थे, जो भी आर्कोलॉजिस्ट थे उन्हें क्या करना पड़ता था या फिर जो भी हिस्टोरियंस थे उन्हें रिटन रिकॉर्ड्स या फिर रिटन डॉक्यूमेंट्स पढ़ना पड़ता था, क्ले टैबलेट्स पर पढ़ना पड़ता था। लेकिन जब ये एक्सकवेट किया गया तो हमें इस टाउन, यानी कि जो आज हम इस टॉपिक में टाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उस टाउन या फिर इस उर शहर के बारे में जो भी डेटा ऑब्टेनिंग का जो भी मोड था वो सारा का सारा चेंज हो गया। Take the small town at Abu Salabik, about 10 acres in area, in 2500 BCE with a population less than 10,000. जिस टाउन के बारे में हेडिंग में बताया गया, एक्सकवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन, मेसोपोटामिया की एक टाउन के बारे में एक्सकवेटिंग जो किया गया, जिसके बारे में हमें एक टाउन की जानकारी मिली, वो कौन सा टाउन था, अबू सलाबिक। और ये टाउन कहाँ पर है, यहाँ पर टिग्रिस रिवर, ये यूफ्रेट रिवर के पास एक टाउन रहा करता था। कितनी जमीन थी उस टाउन की, 10 एकर्स तक वो फैला हुआ था। और ये क्या है, 2500 BCE में ये अबू सलाबिक टाउन था और इसमें पॉपुलेशन कितनी रहती थी, 10,000, लेस देन 10,000, यानी 10,000 से कम पॉपुलेशन यहाँ पर अबू सलाबिक में रहती थी। और इसी टाउन के बारे में हम इस वीडियो में या फिर हमारी एनसीईआरटी बुक में जो बॉक्स दिया गया है, इसी टाउन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द आउटलाइन ऑफ वॉल वर एट फर्स्ट ट्रेस्ड बाय स्क्रैपिंग सरफेस। जब क्या है, खुरेदा गया, क्या खुरेदा गया, जब उस सरफेस, जमीन को जब खुदेरा गया तो सबसे पहला ट्रेस हमें क्या मिला, आउटलाइन ऑफ वॉल। आउटलाइन ऑफ वॉल मतलब ये जो दीवार की जो भी आउटलाइन होती थी उसके ट्रेसेस हमें मिली सबसे फर्स्ट। और क्या, दिस इन्वॉल्व स्क्रैपिंग ऑफ द टॉप फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ द माउंट विथ द शार्प एंड वाइड एंड ऑफ अ शॉवेल और अदर टूल्स। और जो भी जमीन का क्या होता था, माउंट यानी कि ये जमीन है,
ये जमीन है, यहाँ पर कोई भी लोग रहते थे, कोई भी क्या है एक टाउन या फिर एक बस्ती यहाँ पर रहती थी, लेकिन कुछ साल बाद वहां पर कोई बस्ती नहीं, कुछ साल मतलब 1000, 2000, 500, 7000, कई साल बाद यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते, तो यहाँ पर क्या हो जाता, हवा पानी के जरिए से यहाँ पर मिट्टी पड़ती, तो ये मिट्टी से क्या हो जाता, एक इस तरीके से माउंट तैयार हो जाता। इसके बारे में हम 12th क्लास में इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानना जरूरी है कि जो जमीन की जो सरफेस रहती उसके ऊपर कई मिट्टी वगैरह जो भी डिपोजिशन इरोजेशन के मदद से जो भी यहाँ पर मिट्टी या फिर जो भी जमा हो जाती थी इस तरीके से, उसे क्या बोलते हैं हम, माउंट बोलते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट क्या किए, ये जो टॉप था यहाँ पर है, स्क्रैपिंग ऑफ द टॉप फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ द माउंट। तो स्क्रैपिंग मतलब खुरेदते थे, क्या खुरेदते थे, ये माउंट का टॉप हिस्सा कहां तक, फ्यू मिलीमीटर्स तक खुरेदते थे। किससे, किसकी मदद से खुरेदते थे, कुछ उसके बहुत सारे वाइड एंड ऑफ अ शोवेल एंड अदर टूल्स, जो कि इस तरीके से जो भी दिखने वाले जो भी टूल्स होते थे उस टूल्स की मदद से ये माउंट का ऊपरी हिस्से का कुछ फ्यू मिलीमीटर्स तक वो क्या करते थे, खुरेदते थे। While the soil underneath was still moist, और जो भी सॉइल होती थी, जो भी मिट्टी होती थी जो कि नीचे में होती थी, वो क्या होती थी, बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती थी, मिट्टी में नमी होती थी। द आर्कोलॉजिस्ट कुड मेक आउट डिफरेंट कलर, टेक्सचर एंड लाइन ऑफ ब्रिक्स, वॉल और पिट्स एंड अदर फीचर्स। और आर्कोलॉजिस्ट क्या करते थे, वो बनाते थे, क्या बनाते थे, डिफरेंट कलर्स को, टेक्सचर्स को एंड एज वेल एज लाइन ऑफ ब्रिक वॉल्स को बनाते थे, या फिर पिट्स, जो भी पिट्स होते थी वो पिट्स को बनाते थे, या फिर उसके अलावा जो भी अदर फीचर्स होते थे वो सारा का सारा कुछ आर्कोलॉजिस्ट बनाते थे। और क्या जानने मिला हमें जब वो एक्सकवेट किया गया, few houses that were discovered were excavated, और कुछ हाउसें यानी कि कुछ घरों के बारे में भी हमें पता चला। कैसे, जब ये एक्सकवेट किया गया तो हमने क्या किया, बहुत सारे घरों को डिस्कवर्ड किया कि वहां पर घरें कैसी थी, ये सारा का सारा कुछ हमें जब एक्सकवेट किया गया तो पता चला। द आर्कोलॉजिस्ट आल्सो सेव्ड थ्रो टन्स ऑफ अर्थ टू रिकवर प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स। और आर्कोलॉजिस्ट क्या किए, सेव्ड यानी कि छानते थे, क्या चीज को छानते थे, टन्स ऑफ अर्थ, जमीन की यानी कि मिट्टी को क्या करते थे वो, अर्थ को क्या करते थे, छानते थे, क्या, किस लिए, टू रिकवर प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन, जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो भी रिमेन्स रहते थी उसके रिकवर के लिए ये सारा कुछ करते थे। एंड इन द प्रोसेस आइडेंटिफाइड मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसी प्रोसेस में आर्कोलॉजिस्ट क्या किए, बहुत सारे स्पीशीज जो कि प्लांट्स एनिमल्स की बहुत सारी जो भी स्पीशीज थी इसके बारे में जान लिए। एंड फाउंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ चारेट फिश बोन्स दैट हैड बीन स्वेप्ट आउट ऑन द स्ट्रीट्स। और आर्कोलॉजिस्ट ने क्या फाउंड किया, लार्ज क्वांटिटी में जो भी चारेट यानी कि जली हुई जो भी फिश बोन्स होती थी वो उसके बारे में आइडेंटिफाई किया, या फिर उसके बारे में जान लिया कि वहां पर रहने वाले लोग घरों में जब फिश को खाया करते थे तो जो भी चारेट फिश बोन्स थी, जो भी जली हुई फिश की बोन्स होती थी वो क्या करती थी, स्वेप्ट आउट ऑन द स्ट्रीट्स, वो क्या करती थी स्ट्रीट्स में या फिर जो भी वहां पर गलियां होती थी वहां पर फेंक देती या फिर झाड़ देती थी। तो आर्कोलॉजिस्ट को स्ट्रीट्स पर बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी ऑफ चारेट बोन्स मिली, जो कि एक अच्छी खासी लेयर बन गई थी बोन से, किसकी बोन से, फिश की बोन से। ये सारा कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने जब एक्सकेवेट किया तब पता चला। प्लांट सीड्स एंड फैब्रिक रिमेन्स आफ्टर dung cakes had been burned as fuel and thus kitchens were identified। और जो भी प्लांट सीड्स, जो भी फैब्रिक होता था वो डंग केक्स यानी कि गोबर के ढेले पर कुछ क्या है, प्लांट सीड्स लगे, प्लांट की जो भी झाड़ के जो भी सीड्स होते थे वो लगे हुए थे। और इस डंग केक्स को 2500 BCE में कैसे इस्तेमाल करते थे, हैज बीन बर्न एज फ्यूल, एज अ फ्यूल क्या करते थे वो लोग इस्तेमाल करते थे। और इसी के जरिए से, किसके जरिए से,
डंके के जरिए से क्या है, किचन्स को आइडेंटिफाई किया गया। लिविंग रूम वर दस विथ फीवर ट्रेसेस, और लिविंग रूम के बारे में बहुत ही कम ट्रेसेस मिली, बिकॉज दे फाउंड द टीथ ऑफ वेरी यंग पिग्स ऑन द स्ट्रीट्स। और जो भी आर्कोलॉजिस्ट थे उन्हें क्या मिला, छोटे छोटे पिग, यंग पिग के उन्हें टीथ मिली, कहाँ पर, स्ट्रीट्स पर टीथ मिली। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड निकाला, आर्कोलॉजिस्ट कंक्लूडेड दैट पिग्स मस्ट हैव रोम्ड फ्रीली। तो आर्कोलॉजिस्ट ने एक कंक्लूड निकाला कि वहां पर जो भी पिग्स रहते थे वहां वो क्या करते थे, गलियों में या फिर स्ट्रीट्स में फ्रीली घूमा करते थे। इनफैक्ट वन हाउस ब्यूरियल कंटेन सम पिग बोन्स, और एक घर में या फिर एक लाश के साथ क्या किया गया, एक पिग को एक घर में एक लाश के साथ क्या मिली, कुछ पिग बोन्स मिली थी। That dead person must have been given some pork for his nourishment in the afterlife। और जो भी डेड पर्सन होता था तो उसके जिस जगह पर डेड पर्सन को रखा जाता था, जिस घर में डेड पर्सन को रखा जाता था, या फिर जिस भी जगह पर उसे गाड़ा जाता था, तो उसके लिए पोर्क यानी कि पिग का गोश्त रखा जाता था। क्यों रखा जाता था, उसकी नरिशमेंट के लिए, यानी कि मरने के बाद जो आफ्टर लाइफ होती थी उसके बाद, यानी कि मरने के बाद की लाइफ के लिए, नरिशमेंट के लिए पिग का गोश्त जिसको पोर्क कहा जाता था वो भी दिया करते थे। द आर्कोलॉजिस्ट आल्सो मेड माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ रूम फ्लोर्स टू डिसाइड which room in a house were roofed and which were open to the sky। और आर्कोलॉजिस्ट ने माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की रूम फ्लोर्स की, यानी कि जो भी रूम वहां पर जो भी घरें होती थी उसकी छत के बारे में माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की, ये डिसाइड करने के लिए कि किस रूम में, यानी किस घर में या फिर किस रूम में छत थी, या फिर ऐसी कौन सी रूम होती थी जो कि क्या है, खुली छत, ओपन टू द स्काई, खुली छत थी, या फिर ऐसा कौन सी रूम थी जो कि जिस पर छत डाली गई थी। ये स्टडी किए किस माइक्रोस्कोपिक स्टडी की मदद से। तो ये सारा का सारा कुछ हमने इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।